सो हेलो बच्चों, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में पूरा मज़ा ले रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग साइकोमेट्री में नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज लिमिटिंग रीएजेंट पर बेसिस हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे एंड लिमिटिंग रीएजेंट को समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए साइकोमेट्री बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल ही पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे, केवल न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका टाइप है। ठीक है, जिसको टाइप 2 हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्यूरिटी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, और आइए देखते हैं। देखिए लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं हम लोग। जैसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है, तो मार्कर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? मान लीजिए कि ये ढक्कन हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, और इसमें जो इंक जो होता है रस कर सूखता है, मतलब जो एथी टाइप का होता है, वो आपका मान लीजिए ये रिफिल हो गया इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए रिफिल है। ठीक है, और ये ढक्कन हो गया, ये बॉडी हो गया। ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखिए ये जो मतलब 3 गो लेवर है। ठीक है, एक का काम है मतलब थी कैप बनाना, इसका ढक्कन बनाना, दूसरा का काम है बॉडी बनाना, और तीसरा का काम है रिफिल बनाना। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टाइम मतलब तीनों टाइम पे आता है, और 100 थी मतलब 100 गो पार्ट्स बनाता है सबका, मतलब 100 नंबर बनाता है। 100 गो ढक्कन ये बनाएगा, 100 गो बॉडी ये बनाएगा, और 100 गो रिफिल बनाएगा। और ये तीनों मिल के कितने मार्कर बनेंगे हमारे पास? 100 मार्कर बनेंगे। ठीक है, 100 मार्कर बनेंगे। ठीक है, अगर ये 100 मार्कर बनेंगे। लेकिन अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि रिफिल वाला जो था, इसके जो अंदर रिफिल डाला जाता है, और रिफिल वाला था, उसको मान लीजिए कि वो लेट से आया, उसका कुछ हो गया होगा, कुछ एक्सीडेंट मान लीजिए कि हो गया, वो लेट से आया। ठीक है, वो लेट से आएगा तो 100 की जगह पे 80 ही बनाया, वो 80 बनाएगा, और ये ऐसे बनाया। ठीक है, ये ऐसे बनाया, तो हमारे पास मार्कर पूर्ण रूप से मार्कर बन के कितने तैयार होंगे? 80 होंगे ना, 80 ही होंगे ना, क्योंकि रिफिल तो 80 ही है। केवल हम लोग बॉडी और ढक्कन से तो मार्कर बना नहीं लेंगे। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि देखिए वो 80 बनाया, मतलब का 80 मार्कर ही बना, यानी जो लिमिट है, लिमिट जो मतलब इसको बोलते हैं, जैसे कौन निर्धारित कर दिया, जो जिसका कम संख्या है वही ना निर्धारित कर रहा है कि मार्कर का गो बनेगा। सेम उसी प्रकार से लिमिटिंग रीएजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है। देखिए लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट विच फिनिशेज फर्स्ट इन द रिएक्शन एंड स्टॉप्स द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीएजेंट। मतलब होता है रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच, मतलब वो रिएक्टेंट जो क्या करता है, फिनिश कर देता है, फर्स्ट रिएक्शन को फिनिश कर देता है एंड स्टॉप्स द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और इस रिएक्शन को क्या करता है? रोक देता है, स्टॉप कर देता है। क्योंकि जो एथे है ना, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट होता है, वो फिनिश हो जाता है, और जब फिनिश हो जाएगा तो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, रिएक्शन को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। जैसे हम लोग इसके पहले जैसे समझे हैं, सेम उसी प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पेन है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक पेन है, तो अब पेन है तो इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये क्या हो गया, आपका बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया। ठीक है, बॉडी प्लस ये क्या हो गया? रिफिल हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया? रिफिल हो गया, रिफिल, ये रिफिल हो गया। ठीक है, ये रिफिल हो गया हमारे पास, और प्लस में ये क्या हो गया? कैप हो गया। ये क्या होगा? कैप हो गया, मतलब ढक्कन हो गया। ठीक है, ढक्कन हो गया। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? पेन बनाते हैं। ठीक है, इसमें से कोई अगर नहीं होगा तो वो पेन कंप्लीट पेन तो बन नहीं पाएगा। तो ये तीनों मिलके बॉडी मतलब पेन बनाते हैं। अब देखिए सबका तीनों का लेबर अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए ये जो आया, ये जो लेबर था, ये डेली आता था टाइम पे तो 100 बनाता था, ये भी टाइम पे आता था 100 बनाता था, ये भी 100 बनाता था। तो कंप्लीट पेन कलम कितना बन के तैयार होता था? सब मिल के, क्योंकि बिना रिफिल के पेन नहीं होगा, बिना ढक्कन के कंप्लीट पेन नहीं होगा। ये सब मिल के कितने पेन बनाते थे? 100 पेन बनाते थे।
ठीक है, 100 पेन बना लिए। अब देखिए, अब एक दिन का हुआ कि बॉडी वाला टाइम पे आया था, 100 को बॉडी बना दिया, और रिफिल वाला जो था, रिफिल वाला जो बंदा था उसको मान लीजिए कि वाइफ से झगड़ा हो गया, उसको पत्नी से झगड़ा हो गया, तो वो तो बेचारा आएगा खिसियाला, वो भी लेट से आएगा क्योंकि उसको भी तो संभालना पड़ेगा ना, फिर मनाना भी पड़ेगा। तो वो आया तो 80 ही बनाया, ठीक है, वो 80 बनाया, वो लेट से आया तो वो 80 बनाया, और ये भी टाइम पे आया था तो ये 100 बनाया। अब देखिए, अब ये कंप्लीट पेन बन के कितना तैयार होगा, ठीक है। तो देखिए 100 ये तो बना लिया, लेकिन ये 80 है, 80 ये है, तो आप 100 पेन तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि बिना रिफिल का पेन तो बन नहीं सकता है। देखिए इसका भी 20 गो बॉडी बच जाएगा और इसका भी 20 गो कैप बच जाएगा, लेकिन पेन कंप्लीट पेन कितना बनेगा, कंप्लीट पेन हमारे पास 80 गो पेन बनेगा, ठीक है। तो कंप्लीट पेन 80 बना, इसका निर्धारण कैसे कर दिया, कौन किया, तो जिसका संख्या क्या था, कम था, जिसका संख्या कम था वही हमारा क्या कर दिया, मतलब कितना पेन बनेगा उसका निर्धारण कर दिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से लिमिटिंग रिएजेंट होता है, द रिएक्टेंट विच फिनिश फर्स्ट इन द रिएक्शन एंड स्टॉप द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। मतलब जो वो रिएक्टेंट जो फिनिश कर देता है फर्स्ट द रिएक्शन, रिएक्शन को सबसे पहले फिनिश कर देता है, एंड रिएक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, उसी को लिमिटिंग मतलब रिएजेंट कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग LR से डिनोट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में LR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आइए, अब लोग हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द रिएक्टेंट विच रिमेन्स इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। मतलब जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बच जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे 20 गो बच गया हमारे पास बॉडी और 20 गो ढक्कन बच गया, ये जो चीजें बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। सेम वही चीज बोल रहा है कि द रिएक्टेंट विच रिमेन्स इन द रिएक्शन, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बच गया उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, ER मतलब एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले ही बताए थे कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट कर रहा है, क्योंकि जिसका संख्या कम है उतना ही ना प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है, जितना हमारे पास रिफिल होगा, क्योंकि रिफिल हमारे पास 80 है, तो 100 गो ढक्कन हो जाए चाहे 200 ढक्कन हो जाए, 200 बॉडी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कंप्लीट पेन तो हमारे पास 80 ही ना बनेगा। तो लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वही तय करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को भी हम लोग आसानी से समझ चुके होंगे। अब इस पर जो बेसिस क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग अब जानते हैं, ठीक है। देखिए जो कल हम लोग फार्मूला लगाए थे, जो ट्रिक यूज किए थे, सेम उसी प्रकार से उसी ट्रिक को यूज करके और आज का भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो इसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा शुरू में अलग है थोड़ा सा, उसके बाद प्रोसेस सेम वही है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब आगे नेक्स्ट। देखिए मान लीजिए कि हम लोग कोई रिएक्शन ले लिए, ठीक है, कल भी हम लोग समझाए थे कि ये जो स्मॉल a है ये क्या है, आइसोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स है जो भी हो, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल A जो है ये एलिमेंट मॉलिक्यूल्स यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब इसका हम लोग मोल लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए इसको क्या लिखेंगे, आइसोमेट्रिक, देखिए मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखे हैं हम लोग, LR बटा आइसोमेट्रिक कोफिशिएंट टू द, देखिए इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट का मोल, कितना मोल है, अब बट्टा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे में हम लोग अगर देखते हैं कि इसका हम लोग देखेंगे, जैसे अभी तो हम लोग आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताए निकालने के लिए नहीं बताए हैं, मान लेते हैं कि इसका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मान लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट B है, हमारे पास ही क्या है, LR है, B LR है। तो देखिए जॉन LR है उसी को हम लोग रखेंगे, बाकी इसके से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमको जो लिमिटिंग रिएजेंट मिला उससे और जो प्रोडक्ट है उससे बस मतलब रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मोल ऑफ LR
मोल ऑफ एल आर, जैसे मोल हम लोग को कितना भी मोल दिया रहेगा, इस देखिए ये जो रहेगा ना ये हमेशा गिवन रहेगा, ये जो रहेगा ये हमेशा गिवन रहेगा। देखिए लिमिटिंग रीएजेंट में इस प्रकार के क्वेश्चन में ना, इस प्रकार के साइक्रोमेट्री के क्वेश्चन में रिएक्टेंट के बारे में हम लोग सब जो जितना भी रिएक्टेंट है उस सब के बारे में हम लोग को पता होता है। देखिए जैसे में हम लोग को ये कितना मोल है, ये कितना मोल है, ये दोनों चीजें हम लोग को दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। पूरे हम लोग के टोटल रिएक्टेंट को के बारे में पता होगा कि कौन रिएक्टेंट कितना मोल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को तो मान लीजिए कि ये 2 मोल है, ठीक है, ये कितना मोल है, 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल है। तो अब देखिए इसका हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ, छोड़िए ना हम लोग नहीं लेते हैं इसको, कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है, क्या मोल है नहीं मोल। देखिए मोल ऑफ बी, अब बट्टा में इसका साइक्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी, इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सी, अब बट्टा उसका साइक्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इस रिएक्शंस का हम लोग ऐसे हम लोग इसका निकालेंगे, ठीक है, साइक्रोमेट्री, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी हमारा वीडियो लेक्चर आए पर डे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और इस चैनल पे हम लोग मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सीनियर हैं, क्लास 11 12th क्रॉस कर चुके हैं, तो आपके घर में जो छोटे छोटे भाई बहन होंगे उनको आप बताएंगे, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इन लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट में इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज गिवन, मतलब हमारे सारे रिएक्टेंट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मतलब मिला रहेगा, मतलब सारे रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा हम लोग को क्वेश्चन में, मतलब कौन रिएक्टेंट कितना मोल है ये हम लोग को ऑलरेडी दिया रहेगा, इसमें हम लोग को कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeSO4 विल बी मेड बाई 2 मोल जिंक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 मोल जिंक, 3 मोल Fe एंड 3 मोल सल्फर है, ठीक है, एज पर द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शंस दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या बताना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, मोल्स बताना है किसका, ZnFeSO4 का, ठीक है। तो देखिए ZnFeSO4 मतलब क्या, प्रोडक्ट का हम लोग को क्या बताना है, मोल्स बताना है, यानी रिएक्टेंट, हमको सब रिएक्टेंट के बारे में पता है। देखिए जैसे Zn के बारे में दिया हुआ है, Fe के बारे में दिया हुआ है, सल्फर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, सल्फर के बारे में भी दिया हुआ है, मतलब क्या टोटल रिएक्टेंट पता है, आपको प्रोडक्ट का मोल बताना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए ये Zn जो है ये कितना मोल दिया हुआ है, ये 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है, और Fe कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है, और सल्फर कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये साइक्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हम लोग नीचे लिख लिए, ठीक है, ताकि हम लोग को अब सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझेंगे कि रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये रेशियो बराबर क्या होता है, रेशियो बराबर होता है गिवन मोल, मतलब जो मोल दिया हुआ है, गिवन मोल अपॉन साइक्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको शॉर्ट में ST लिख दिए, कोएफिशिएंट, साइक्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया फॉर ऑल रिएक्टेंट्स। ये क्या हो गया, फॉर ऑल रिएक्टेंट्स, फॉर ऑल रिएक्टेंट्स, ये सारे रिएक्टेंट्स के लिए है, ठीक है, ये सारे रिएक्टेंट के लिए है। लेकिन अगर केवल गैस के लिए बात करेंगे तो आप जैसे समझे कि मोल के जगह पर आप वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप अगर फॉर गैस के लिए बात करेंगे तो इसका रेशियो अगर हम लोग केवल वॉल्यूम दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, फॉर गैसेज के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉर
गैसेज, ठीक है। फॉर गैसेज के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बट्टा में साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। गैस के लिए केवल बात करेंगे तो गिवन मोल अपॉन साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। द रिएक्टेंट विथ, देखिए अब देखिए यहां से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग समझते हैं। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप नोट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए नोट पॉइंट क्या होता है, नोट पॉइंट इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको तो याद ऑलरेडी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। देखिए द रिएक्टेंट विथ ए स्मॉल, द रिएक्टेंट विथ ए smallest value of ratio is called limiting reagent, is limiting reagent, लिमिटिंग रिएजेंट। इस चीज को आप समझ गए, ठीक है। कि देखिए हम लोग रेशियो मतलब निकालेंगे, ठीक है। जैसे जो मोल, जितना मोल दिया रहेगा बट्टा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट ये करके, और हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। और जो सबसे छोटा रेशियो आएगा वो क्या होगा, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम लोग उसको साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो रेशियो देखिए, रेशियो ऑफ किसका, रेशियो ऑफ जेडन का निकालेंगे, ठीक है। जिंक का रेशियो, तो R इंटू जेडन लिख दिए। तो देखिए गिवन मोल, देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे गिवन मोल बाटा साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो गिवन मोल जेडन का कितना है, 2 मोल है। तो 2 मोल बाटा उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 1। तो 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे रेशियो ऑफ किसका, एफी का अगर रेशियो देखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यानी ये 3 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसका निकालेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि इसका रेशियो किसका, इस सल्फर का साइसोमेट, इसका सल्फर कितना मोल दिया हुआ है, गिवन मोल कितना दिया हुआ है 3, बाई उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो ये कितना आ जाएगा 1.5। अब देखिए यहाँ से जैसे हम लोग नोट लिखे हैं कि द रिएक्टेंट विथ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो, जिसका वैल्यू क्या है, रेशियो मतलब जिसका स्मॉलेस्ट रेशियो है वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1.5 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1.5 है, 1.5 है। तो ये हम लोग को क्या हुआ, LR मिल गया, यानी लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग को फाइंड आउट कर लिया। हम लोग कौन मिल गया, सल्फर जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट है, सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब देखिए सल्फर जब लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो हम लोग को ये से कोई मतलब नहीं, ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये कट हो जाएगा, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो फॉर्मूला यहाँ पे आप जैसे कि देखे हैं, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ना ये, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बटा साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट बटा मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट बटा साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, यही वाला फॉर्मूला था। मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है। 2 मोल, एक सेकंड, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है। 3 मोल दिया हुआ है, तो 3 मोल हो गया। अब बट्टा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो 2 है, तो 2 हो गया। इज इक्वल टू क्या आता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट बटा साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट तो हम लोग को ऑलरेडी निकालना ही है। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeSO4। तो इसका मोल ऑफ ZnFeSO4 तो हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग को निकालना ही है। तो इसको लिख लेंगे मोल ऑफ ZnFeS2, सॉरी यहाँ पे SO4 नहीं ना है यार, यहाँ पे ZnFeS2 होगा, ठीक है।
क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी आदमी है, इंसान है, तो गलत हो ही जाता है। और ये छोटा सा गलती है, आप काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इक्वेशन में देख ही रहे हैं कि ZnFeS2 है, तो आप उसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देख लिए हम लोग। वो बट्टा में देखिए मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है मोल ऑफ ZnFeS2 है। अब इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, यानी मोल ऑफ ZnFeS2 कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है, 1.5 मोल। ये हम लोग को क्या मिल गया, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। तो आई होप कि इतना समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग इसी पर बेसिस अच्छे से अच्छे एकदम आपके जो नीट के एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग परसेंटेज प्यूरिटी को पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और जितना हो सके अपने ग्रुप में फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो भी इस चैनल पे आके पढ़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बाबू, लिमिटिंग रिएजेंट का एक और हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि आपके AIMPT 2008 में पूछा गया है, ठीक है। जिसको आजकल हम लोग जिसे आज हम लोग नीट के नाम से जानते थे, ये 2008 में पूछा गया है AIMPT में, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, उसके बाद हम लोग परसेंटेज प्योरिटी पर बेसिस न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे, और यहाँ से आज साइसोमेट्री आप लोग का पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और जितना हो सके आप न्यूमेरिकल्स और मतलब आपके जो प्रेफरेंस बुक है, रेफरेंस जो बुक है, उससे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि आपके जो भी कंपटीशन का एग्जाम है, अगर मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस है कि साइसोमेट्री से आएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि साइसोमेट्री केवल और केवल न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है, परसेंटेज प्यूरिटी है, लिमिटिंग रिएजेंट है, उससे पहले भी हम लोग 1-2 टाइप पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप जितना न्यूमेरिकल बनाइएगा तभी क्लियर होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट मोल ऑफ PbCl2, ठीक है, PbCl2 विल बी formed as a result of reaction 6.69 ग्राम PbO, मोलिकुलर वेट इतना दिया हुआ है, एंड 3.65 ग्राम HCl मोलिकुलर वेट दिया गया है एज पर द रिएक्शन, जो रिएक्शन दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है। देखिए हमको बोल कर रहा है निकालने के लिए, और दिया क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपको मोल्स बताना है किसका, PbCl2 का। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट मोल्स ऑफ PbCl2, PbCl2 का मोल्स बताना है, विल बी फॉर्म्ड ऑन, इतना रिजल्ट ऑफ रिएक्शन करने के बाद, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है किस 6.6 ग्राम PbO एंड HCl से मिलके जो रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग को क्या बनता है, PbCl2 का मोल्स बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालेंगे, हम लोग पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे PbO का, दोनों रिएक्टेंट का क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। उसके बाद जब मोल्स निकल जाएगा तब तो उसके बाद रेशियो निकालेंगे, और रेशियो जब निकल जाएगा उसके बाद हम लोग मोल्स को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या इसका निकालेंगे, PbO का क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ PbO लिखेंगे पहले, PbO बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। चूंकि देखिए PbO जो है आपका वेट, गिवन वेट कितना है, इतना दिया हुआ है, और बट्टा में मोलिकुलर वेट, ठीक है। चूंकि PbO क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, गिवन वेट दिया हुआ है 6.69 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 223, ठीक है, 223 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम लोग कट करेंगे तो ये लगभग 0.03 के आसपास आएगा, 0.03 मोल, ये आ गया इतना, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ HCl, देखिए ये स्मॉल n का मतलब क्या है, मोल है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे क्या है n का मतलब, ये मोल है, ठीक है। अब देखिए मोल ऑफ HCl इसका निकालेंगे हम लोग, ठीक है, मोल ऑफ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोल्स निकालना है। तो देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका आपको लोग को वेट कितना दिया हुआ है, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 3.65 ग्राम, बट्टा में इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसका देखिए क्लोरीन का कितना होता है
35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 36.5, जो कि आपको दिया भी गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है आपके क्वेश्चन में। अगर नहीं भी देगा तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे अपने से, जैसे कि पहले हम लोग बता चुके हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से जब आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 0.1 मोल यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो निकालेंगे और रेशियो से लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा, तब हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे पहले। तो रेशियो ऑफ किसका, पीबीओ का, पीबीओ का रेशियो जब निकालेंगे तब रेशियो बराबर क्या होता है, मोल अपॉन उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, मोल अपॉन उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल कितना दिया हुआ है 0.03 मोल। ठीक है, और उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा 1 हो गया, तो ये हो गया 1। अब देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 0.03, ये आ गया। अब देखिए फिर यहाँ से रेशियो अब निकालेंगे हम किसका, HCl का, HCl का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो मोल बट्टा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोल इसका कितना आया है हम लोग के पास 0.1 मोल आया है, और इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होता है, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ये देखिए यहाँ पे ये साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये कितना है 2 है, तो ये साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 0.05 आ गया हम लोग का। ठीक है, यहाँ से 0.05 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा कौन है, तो आप देखेंगे कि दोनों में छोटा कौन है, ये है, ये क्या है, ये दोनों में छोटा है। दोनों में छोटा है तो आप इससे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग पढ़े हैं कि जो मतलब जो डिसाइड करता है रिएक्शन में कि कौन कम है। ठीक है, जो कम होता है वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी ये डिसाइड कर रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, एलआर कौन हो गया, ये हो गया हम लोग का पीबीओ हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग एलआर फाइंड आउट कर लिए तो अब यहाँ से हम लोग तो मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं पिछले हम लोग फार्मूला को लगा के। तो यहाँ से हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मोल ऑफ पीबीओ बाई उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, उसका क्या साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट बटा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, मोल ऑफ प्रोडक्ट कौन है, अब PbCl2 है। ठीक है, तो मोल ऑफ PbCl2 अब बाई उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1, अगर दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वही होगा। ठीक है, तो इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पे साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। अब देखिए इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, तब देखिए मोल ऑफ पीबीओ कितना है, देखिए यहाँ से मोल ऑफ पीबीओ हम लोग देखेंगे तो मोल ऑफ पीबीओ कितना हुआ दिए थे, निकाले हम लोग 0.03 मोल। ठीक है, अब बाई 1, अब मोल ऑफ PbCl2 बाई 1। ठीक है, अब यहाँ से गुना उना करेंगे सब जो भी करेंगे तो मोल ऑफ PbCl2 कितना आ जाएगा 0.03 मोल। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, 0.03 मोल PbCl2 आ गया, जो कि हम लोग से पूछा क्या है, मोल ऑफ PbCl2 ही पूछा हुआ है, तो मोल ऑफ PbCl2 हम लोग निकाल लिए, ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो देखिए ये काफ़ी आसान था और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और पहले भी हम लोग नॉमिकल्स किए थे जो कि काफ़ी आसान था। देखिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप नोट्स लेके बैठेंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि आपको देखिए पेड कोर्स पढ़िए या मतलब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसे ही कुछ पढ़ा दे रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा से और अपने जो हमारे पास जितना कंटेंट है उतना हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टाइप, साइसोमेट्री में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पूछेगा हम लोग को वो पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टाइप आपको परसेंटेज प्यूरिटी बेसिस क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज प्यूरिटी पे बेसिस हम लोग क्वेश्चन जो पूछेगा वो कैसे पूछेगा, तो उसमें देखिए परसेंटेज प्यूरिटी में कोई थ्योरी नहीं है, सीधा हम लोग न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं और आपको बता देंगे इसी से। ठीक है, देखिए परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज, या इसको आप परसेंटेज यील्ड बेस्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए पहले परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना होगा। यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा होगा, यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे परसेंटेज प्यूरिटी,
परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट बट वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला हम लोग जान लिए कि क्या होता है। अब देखिए अब लोग हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इस पर बेसिस जितना भी क्वेश्चंस आएगा सब इसी क्वेश्चन यही फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को पूरे अच्छे तरीके से घोट जाएंगे। ठीक है, हम लोग इस फार्मूले को एकदम अच्छे से घोट जाएंगे, जो कि कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अगर ये भूल गए तो परसेंटेज प्यूरिटी पर बेसिस जो भी आपके क्वेश्चंस आएगा वो नहीं बन पाएगा आपसे। ठीक है, तो इसको घोटना भी बहुत आसान है। देखिए वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट बट वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, जो इम्प्योर सैंपल दिया रहेगा उसका, और जो भी आपको क्वेश्चन में देगा ना वो कभी प्योर का नहीं देगा, हमेशा इम्प्योर देगा। जो देगा वो भी इम्प्योर का देगा और पूछेगा वो भी इम्प्योर का ही पूछेगा, आपसे कभी भी प्योर के बारे में चर्चा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए व्हाट वेट ऑफ CaO, मतलब CaO का वेट बताना है, जिसका मोलिकुलर वेट दे दिया है, विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, हीट करने पर 50 ग्राम CaCO3। देखिए 50 ग्राम CaCO3 को हीट करने पर हम लोग को कितना ग्राम CaO मिलेगा, यही हम लोग को बताना है। उसके बाद सेम मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन पे से ये भी पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ CaCO3 मेक टू CaO, मेक मतलब कितना बनाने में CaO लगेगा। ठीक है, ठीक है, फाइंड द CaCO3, कितना CaCO3 लगेगा रिक्वायर्ड टू मेक CaO। ये क्वेश्चन उसी पर बेसिस है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ CaCO3 इन अबव क्वेश्चंस, मतलब इसी क्वेश्चंस को बोल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से और लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए आप लोग को देखिए परसेंटेज प्यूरिटी बेसिस क्वेश्चंस में आपको कभी भी इक्वेशन नहीं देगा, मतलब शायद किसी क्वेश्चंस में अगर आपको इक्वेशन दे दे तो दे दे। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, व्हाट वेट ऑफ CaO का वेट हमको बताना है, और जिसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, मतलब गर्म करने पर 50 ग्राम CaCO3। देखिए मतलब क्वेश्चंस का बोलने का मतलब क्या है कि 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना हमको CaO मिलेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग आइए इक्वेशन लिखते हैं इसका। ठीक है, इक्वेशंस को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए CaCO3 जब रिएक्शन करके टूटेगा, जब टूटेगा ये CaCO3 टूटेगा तो क्या बनाएगा, CaO बनाएगा, और CaO क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, CaO प्लस क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। CO2 क्या है, बेसिकली गैस है, तो ये गैस हो गया। ठीक है, देखिए जब भी अगर मतलब CaCO3 टूटता है तो क्या बनाता है, CaO और CO2 बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोल्स को निकालेंगे और पहले मोल्स की फार्मूला लगाएंगे, मोल्स की फार्मूला यूज करके, और वहां से हम लोग वेट को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वेट को, देखिए यहाँ पे बात सॉलिड की कर रहा है ना, हम लोग को पूछ कर रहा है, CaO का वेट पूछ रहा है, यानी सॉलिड का पूछ रहा है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मोल ऑफ CaCO3, मोल ऑफ CaCO3 अब बट्टा उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, इज इक्वल टू मोल ऑफ CaO बट्टा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए मोल ऑफ CaCO3 तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो गिवन वेट मोल ऑफ CaCO3 का, इसका गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 50, तो हम लिख दिए 50 ग्राम। अब बट्टा इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है,
मोलिकुलर वेट कितना होता है, दिया गया भी है इसका मोलिकुलर वेट 100, ऐसे नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब बट्टा में इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ CaO, मोल ऑफ CaO, तब मोल ऑफ CaO इसको भी हम लोग वेट के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी जो है, ये जो है ये भी क्या है, ये भी तो सॉलिड है, तो इसका वेट ऑफ CaO। अब बट्टा में इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट वेट ऑफ नहीं सॉरी मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ CaO बराबर क्या होता है, वेट ऑफ CaO बट्टा मोलिकुलर वेट ऑफ CaO, ठीक है, CaO। अब बट्टा इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा जगह मेरे पास कम है। देखिए ये क्या हो गया, 50/100 इज इक्वल टू वेट ऑफ CaO, यानी वेट ऑफ CaO अब बट्टा इसका ये तो 1 है, इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaO का CaO ही मतलब रह जाएगा यहाँ पे, तो CaO का मोलिकुलर वेट है 1 से गुना होगा तो इसमें तो 1 ही रह जाएगा। देखिए यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए आप, देखिए वेट ऑफ CaO को हम क्या लिख दिए, WCaO, मतलब वेट ऑफ CaO हो गया, ठीक है। अब बट्टा में मोलिकुलर वेट है, ठीक है, मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट CaO का कितना दिया हुआ है, नहीं भी दिया होगा तो हम लोग तो निकालिए लेंगे, 20 दूना 40 इसका हो गया और 16 इसका, तो 40 और 16 56 ऐसे दे दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 56 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और यहाँ से ये इसको कट कर देंगे तो 28, यानी वेट ऑफ CaO कितना हो जाएगा, वेट ऑफ CaO हो जाएगा 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम हो जाएगा। ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो किसका आंसर हुआ, वेट ऑफ CaO का आंसर हो गया। वेट ऑफ मतलब CaO का वेट निकल गया हम लोग को, मतलब 50 ग्राम CaCO3 को हीट करने पर कितना ग्राम CaO मिलेगा ये हमको निकल गया, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया, ये 28 ग्राम आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू मेक CaO, मतलब कितना CaCO3 चाहिए, कितना CaCO3 चाहिए, मतलब कितना, फाइंड द वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू मेक CaO बनाने के लिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को फिर से थोड़ा देख लेते हैं, कितना CaCO3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेट ऑफ CaCO3, सॉरी यहाँ पे 14 ग्राम होना चाहिए, 14 ग्राम CaO टू मेक 14 ग्राम, वही तो बोले, थोड़ा सा गड़बड़ कहीं लग रहा था हमको, 14 ग्राम CaO होगा यहाँ पे, 14 ग्राम CaO, ठीक है, 14 ग्राम CaO। तो अब देखिए यहाँ से देखिए हम लोग को फॉर्मूला यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 50 ग्राम CaCO3, यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 50 ग्राम CaCO3 मैक्स कितना कर रहा है, 28 ग्राम CaO, मैक्स 28 ग्राम CaO कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू 14 ग्राम CaO, 14 ग्राम CaO। तो अब देखिए, अब तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू मेक 14 ग्राम CaO, 14 ग्राम CaO, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसका सबसे पहले यही इक्वेशन होगा ना, जो इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, तो देखिए CaCO3 जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, CaO सॉलिड प्लस में CO2 गैस, ठीक है, ये चीज बना लेगा। अब देखिए, अब यहां से हम लोग को पूछ कर रहा है 14 ग्राम CaO बनाने के लिए कितना ग्राम CaCO3 चाहिए, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहां से मोल्स निकालेंगे और मोल से वेट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ कर रहा है, वेट ही पूछ रहा है CaCO3 का, ठीक है। तो इससे हमको तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, इसके बारे में ना कुछ बात कर रहा है ना कुछ लेना देना है, तो इसका हम लोग बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए मोल ऑफ CaCO3, यानी मोल ऑफ CaCO3, देखिए ये स्मॉल एन है, ठीक है, मोल ऑफ CaCO3 अब बट्टा, और उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट CaCO3 का कितना होता है, मोलिकुलर वेट मतलब
देखिए मोल ऑफ CaCO3, सॉरी एक सेकंड, मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 अब बट्टा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं कुछ है तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ CaO अब बट्टा उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ठीक है, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब देखिए यहाँ से मोल की हम लोग जब बात करेंगे तो मोल की बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए CaCO3 क्या है, सॉलिड है, तो वेट ऑफ CaCO3, वेट ऑफ CaCO3 या बट्टा मोलिकुलर वेट होता है, तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, वेट ऑफ CaCO3 और बट्टा में इसका CO3 का वेट तो गिवन नहीं है, अब बट्टा में मोलिकुलर वेट तो पता है हम लोग का, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। CaCO3 का कितना, सॉरी एक सेकंड, 16 48 98 48 40 कितना हुआ, 88 12 100, हाँ 100 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, आई देखिए ये बट्टा में है तो ये जब जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ के चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका वेट लिखेंगे तो वेट ऑफ CaO, वेट ऑफ CaO कितना दिया हुआ है, 14 ग्राम दिया हुआ है, बटा मोलिकुलर वेट कितना होता है, 40 और 16 56, ठीक है, तो 14 चौका 56 कट गया यहाँ से और 25 चौका 100, यानी हम लोग को क्या मिल गया, वेट ऑफ CaCO3 कितना मिल गया, 25 ग्राम मिल गया, ठीक है, 25 ग्राम इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम, देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यही मेन चीज है, ठीक है, जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी, यही हमसे क्वेश्चन मुख्य रूप से इसी क्वेश्चन को आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 इन एबव क्वेश्चन, मतलब जो ऊपर का क्वेश्चन है उसका परसेंटेज प्योरिटी आपको बताना है। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। परसेंटेज प्योरिटी का क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट, वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट बाय वेट ऑफ इम्प्योर्स ऑफ सैंपल, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, ठीक है, इनटू 100, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए जब हम लोग इसका बात करेंगे तो वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट, वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है, CaCO3, ठीक है, CaCO3 रिएक्टेंट है और CaCO3 का वेट कितना है, प्योर रिएक्टेंट का वेट हम लोग कितना निकाले हैं, देखिए वेट ऑफ CaCO3 कितना निकल के आया है, 25 ग्राम, बट वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, ठीक है, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल की जब हम लोग बात करेंगे, देखिए वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, देखिए यहाँ पे दिया कितना है, 50 ग्राम CaCO3 दिया है, तो हम पहले ही बोले हैं कि जो आपको क्वेश्चन में देगा वो एक्चुअली इम्प्योर सैंपल ही का ही देता है, क्योंकि आपको प्योर का ना तो देगा और ना पूछेगा, हमेशा इम्प्योर का ही देगा, ठीक है। तो इम्प्योर सैंपल कितना दिया हुआ है, इम्प्योर सैंपल CaCO3 का वेट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है, तो ये 50 हो गया, इंटू में 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कट कर देंगे तो ये 2 और यहाँ से इसको कट कर दिए तो 50, यानी कितना आ गया, 50% आ गया ना, परसेंटेज प्योरिटी कितना आ गया, 50% आ गया, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया 50%। यही मेन चीज़ था, परसेंटेज प्योरिटी निकालना। तो आई होप कि आप आसानी से समझ चुके होंगे और यहाँ से आज साइसोमेट्रिक खत्म होता है और आपको उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब लॉ ऑफ पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू।